दोस्तों नमस्कार। मशरूम इज ए स्टोर हाउस ऑफ मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स एंड मल्टीपल बायोएक्टिव कंपाउंड्स। बहुत अच्छा एक फूड समझा जाता है मशरूम्स को, और स्पेशली वो लोग जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन रिच फूड हो, और वो भी जो लो इन कोलेस्ट्रॉल और लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड हो, और जिसके साथ प्रोटीन और दूसरे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं उसमें वो रिच हो, तो वो बहुत ही सुंदर एक ऑप्शन रहता है। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए तो मशरूम बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बहुत सारे मशरूम्स धीरे-धीरे एक्सप्लोर हो रहे हैं और उनके बेनिफिट्स भी लोग स्टडी कर रहे हैं, और रिसर्चेस मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे चल रही हैं। कुछ वीडियोस मैंने कॉर्डिसेप्स सैनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस के बारे में अपलोड किए थे, और आपका उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आज हम कॉर्डिसेप्स की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम एक दूसरे मशरूम की बात करेंगे, और एक दूसरा ऐसा अमीनो एसिड जिसको कि लॉन्गेविटी विटामिन के नाम से जाना जा रहा है, अर्गो मशरूम्स। तो अर्गोथायोनिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बहुत सारी रिसर्चेज चल रही हैं, और मशरूम्स में ये डोमिनेंट रहता है। तो आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक एविडेंसेस क्या हैं, कि अर्गोथायोनिन क्या होता है, कहाँ मिलता है, कौन-कौन से मशरूम्स हैं जो कि इसमें रिच हैं, और क्या फिर कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स इसके हैं, कॉमर्शियल फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं कि नहीं है, हमारी बॉडी के लिए सेफ लेवल्स क्या हैं, कौन सी सेफ्टी एजेंसीज हैं जो इसके सेफ लेवल्स को डिसाइड जिन्होंने किया है, और इसमें रिसर्च पेपर्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दूं, कोई कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेसिस उसका रहे। तो उन सब चीजों को लिंक करते हुए आज हम बात करने वाले हैं अर्गो मशरूम्स पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है एसके शर्मा, और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि अर्गो मशरूम की। तो अर्गो मशरूम्स में एक एक अमीनो एसिड टाइप का कंपोनेंट होता है जिसको अर्गोथायोनिन के नाम से जाना जाता है। इसको आजकल की टर्मिनोलॉजी में लॉन्गेविटी विटामिन के नाम से भी पुकारा जा रहा है, इसका नेमिंग किया जा रहा है। अमेरिकन डाइट्स में ये अर्गोथायोनिन लिमिटेड रहता है, और आज हम एक चर्चा करेंगे ऐसे रिसर्च की जिसमें अमेरिकन लोगों का और फिर फ्रेंच या इटालियन लोगों की जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं उसको कोरिलेट किया गया है अर्गोथायोनिन से। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को कोरिलेट किया गया है अर्गोथायोनिन कंजम्पशन से। और फिर वो भी देखेंगे कि कौन-कौन से कमर्शियल फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं। अर्गोथायोनिन के इंपॉर्टेंट सोर्सेज़ क्या-क्या हैं, कि मशरूम्स ही हैं सिर्फ़, कि मशरूम के अलावा भी कुछ दूसरे सोर्सेज़ हैं, और सेफ लेवल्स क्या हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि कुछ रिसर्च एस्पेक्ट्स में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कल्टीवेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और उन लोगों के लिए भी कि जो हेल्थ में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं नए किस्म के मशरूम्स को और अर्गोथायोनिन के कंटेंट को। तो आज के वीडियो में जल्दी-जल्दी चल के देखते हैं अर्गोथायोनिन द लॉन्गेविटी विटामिन। तो दोस्तों, मशरूम्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ हेल्थ प्रोमोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हमने देखा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स। कॉर्डिसेप्स में हमने डिटेल में स्टडी किया कि कौन-कौन से बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और फिर कैसे वो बेनिफिशियल होते हैं। तो हर प्रकार के मशरूम में बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे फाइब्रस कंपाउंड्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, ग्लूकान्स हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे हैं जिसकी वजह से हमको बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन कौन से मशरूम्स एडिबल हैं और किसमें स्पेसिफिकली जो आज का कंटेंट है जिसको अर्गोथायोनिन हम लोग बोल रहे हैं, तो वो रिच है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि अर्गोथायोनिन होता क्या है। Cordyceps, more than an edible mushroom, a rich source of diverse bioactive metabolites with huge medicinal benefits। एक पेपर मैंने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें कि ये देखा था हमने कि कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं कॉर्डिसेप्स की, जो एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लुएंजा, अलग अलग टाइप की इनकी एक्टिविटीज हैं। और दोनों ही स्पीसीज कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस हमारे हमारे लिए बेनिफिशियल है। कॉर्डिसेपिन इसमें एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और दूसरा है कॉर्डिग्लूकान्स। तो इस प्रकार से दोनों कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस और कॉर्डिसेप्स सेनेसिस में ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। लेकिन आज का जो मशरूम है वो कॉर्डिसेप्स नहीं है। बेनिफिट्स उसके भी न्यूमरस बेनिफिट्स हैं और बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज का जो मशरूम्स हैं जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं, उसमें जो बायोएक्टिव कंपाउंड है वो है अर्गोथायोनिन।
अब अर्गोथायोनिन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ मिलता है, इसको देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अर्गो मशरूम्स, अर्गोथायोनिन ए पोटेंट डायटरी एंटीऑक्सीडेंट अमीनो एसिड। अब इसको बोला तो जाता है लॉन्गेविटी विटामिन, लेकिन ये विटामिन नहीं है, टेक्निकली इट इज अमीनो एसिड इन नेचर और इसकी बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसको ए पोटेंट डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। 1909 में इसका डिस्कवरी हुई थी और अर्गोट फंगस से, जो अर्गोट आता है फंगस एक क्रॉप्स में, तो उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था और फिर उसके बाद इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टीज को देखा गया, जो कि इसकी स्टेबिलिटी की वजह से, जो इसमें थायोन होता है वो स्टेबल होता है, जो हमारे स्टमक का पीएच है, फिजियोलॉजिकल पीएच में भी ये स्टमक में स्टेबल रहता है और ये इसकी स्पेशलिटी है। और इसकी वजह से ये ऑटोक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है एंड इट कैन स्कैवेंज द रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड द रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज। तो इस प्रकार से it mitigates the oxidative damage to the biological molecules that contribute to chronic human disease। तो अलग अलग प्रकार की chronic diseases में इसकी इंपॉर्टेंस आती है, इसकी वजह से द अर्गोथायोनिन और उसकी स्टेबिलिटी की वजह से और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसमें, उसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं हेल्थ के, जो कि इससे एसोसिएटेड है। तो बहुत सारी रिसर्चेज चल रही हैं और आप लोगों में से भी जो रिसर्चर हैं वो इस एस्पेक्ट्स में सोच सकते हैं कि कैसे अर्गोथायोनिन को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो भाई ये बात करते हैं कि एक जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन साइंस में एक पेपर पब्लिश हुआ 2020 में, जिसमें अर्गोथायोनिन के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि इज अर्गोथायोनिन ए लॉन्गेविटी विटामिन लिमिटेड इन द अमेरिकन डाइट। तो बहुत ही अच्छा एक कंपैरिजन इन्होंने किया और अमेरिकन डाइट्स को कंपेयर किया फ्रेंच डाइट से, इटालियन डाइट से, और फिर देखा कि कैसे लॉन्गेविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और मोर्टेलिटी को कैसे कम कर सकता है और न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता है, और जो टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है इन कंट्रीज में उसका क्या रिलेशनशिप है अर्गोथायोनिन कंजम्पशन से। तो पेपर को देखते हैं ओरिजिनल कहाँ पे ये अवेलेबल है और फिर उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये पेपर है जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस में ये पब्लिश होता है और 2020 में पब्लिश हुआ। इज अर्गोथायोनिन ए लॉन्गेविटी विटामिन लिमिटेड इन अमेरिकन डाइट। तो जैसा मैंने कहा कि अमेरिकन डाइट्स को कंपेयर किया गया दूसरी डाइट से और फिर देखा गया कि एल अर्गोथायोनिन जो है वो कैसे मिटिगेट कर सकता है क्रोनिक डिजीजेस को और उसका क्या इफेक्ट होता है। तो इन सब रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश किया गया और साथ में ये भी देखा गया कि ये सॉइल से जनरेट होता है। तो हमारी जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं इन so many years we have entered into a different regime of economic practices, जिसकी वजह से वो जो अर्गोथायोनिन कंटेंट है वो हमारे दूसरे प्रकार के फूड्स में वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता है। तो इसको देखते हैं कि स्टडी एग्जैक्टली क्या बोलती है। तो पहले तो इन्होंने अर्गोथायोनिन के बारे में बताया कि ये पोटेंट डाइटरी अमीनो एसिड है और 1909 में डिस्कवर किया गया इसको, और फिर ये इफेक्टिव है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत सारे डिजीजेस को क्योर करने के लिए। लॉन्ग टर्म ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो उसके बारे में इसके मैकेनिज्म्स भी इस पेपर में डिस्कस किए गए हैं। हम उन पेपर्स में नहीं जाते हैं, हम सीधे आते हैं पॉइंट पे कि जो टोटल मोर्टेलिटी पर 1 लाख इन्होंने मेंशन कर रखी है। 5 कंट्रीज हैं, यूएसए, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड और इटली। 5 कंट्रीज हैं, आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इटली, आयरलैंड, फ्रांस, फिनलैंड और यूएसए। एक्स एक्सिस पे इन्होंने लिखा है एस्टिमेटेड अर्गोथायोनिन कंजम्पशन मिलीग्राम पर डे। तो आप देख सकते हैं कि इटली में सबसे ज्यादा वो जो अर्गोथायोनिन का जो कंजम्पशन कर रहे हैं, फिर आयरलैंड, फ्रांस, फिनलैंड और यूएसए में तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि यूएसए में सबसे कम कंजम्पशन है 1 मिलीग्राम के आसपास और इटली में सबसे ज्यादा है 4.5 मिलीग्राम के आसपास पर डे कंजम्पशन अर्गोथायोनिन का। तो टोटल मोर्टेलिटी अगर हम लोग देखेंगे पर लाख, तो यूएसए में जो आ रही है टोटल मोर्टेलिटी वो 475 और 500 के बीच की है और इटली में जो है टोटल मोर्टेलिटी आ रही है 350 और 375 के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मोर्टेलिटी जो पर 1 लाख पीपल है वो कम है इटली में एज कंपेयर टू यूएसए में। तो इस स्टडी से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जहां पे अर्गोथायोनिन कंजम्पशन ज्यादा है वहां पे मोर्टेलिटी कम होगी। यूएसए में कंजम्पशन कम है, मोर्टेलिटी ज्यादा है, इटली में कंजम्पशन ज्यादा है तो मोर्टेलिटी कम है। एक रिलेशनशिप ये है। दूसरा रिलेशनशिप इस पेपर में जो स्टैब्लिश किया गया वो ये है कि मोर्टेलिटी फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर लाख। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से कितनी मोर्टेलिटी होती है, इसमें भी हमारे पास इसी प्रकार के रिजल्ट आते हैं कि इटली में क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा था अर्गोथायोनिन का तो वहां पे मोर्टेलिटी कम है, अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास है, लेस देन 20। यूएसए में ज्यादा है 40 के आसपास और फिनलैंड में सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो अर्गोथायोनिन कंजम्पशन मिलीग्राम पर डे
पर इंडिविजुअल इसमें कम है एवरेज इन कंट्रीज में। तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से जो मोर्टेलिटीज हैं उसके साथ भी इसको कोरिलेट किया गया, और फिर टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ कोरिलेट किया गया है इस पेपर में कि टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम लोग देखेंगे कंट्रीज में, इन कंट्रीज में, तो अगर उसको कोरिलेट करते हैं अर्गोथायनिन कंजम्पशन से, तो क्या है? तो इटली में क्योंकि अर्गोथायनिन कंजम्पशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 और 84 ईयर्स के आसपास की है। यूएसए में सबसे कम है, तो यहाँ पे 79 ईयर्स के आसपास की टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो इस पेपर में ये भी कोरिलेट किया गया कि यदि हम ज़्यादा अर्गोथायनिन का कंजम्पशन करेंगे तो हमारी लाइफ लॉन्गेविटी बढ़ेगी। तो इसीलिए इसको लॉन्गेविटी विटामिन के नाम से भी आजकल पॉपुलराइज किया जा रहा है, जाना जा रहा है, लोग इसको लॉन्गेविटी विटामिन के नाम से भी जान रहे हैं। उसके बाद फिर उसमें कुछ हाइपोथेसिस है, इसके लिए हाइपोथेसिस ये बोली गई कि भई इसको विटामिन क्यों कहा कहा जाए, थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाता हूँ तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो डॉक्टर ब्रूस एम्स हैं रिसेंटली सजेस्टेड दैट अर्गो शुड बी कंसिडर्ड एज़ अ लॉन्गेविटी विटामिन बेस्ड अपॉन द ट्राई-एज थ्योरी। तो ट्राई-एज थ्योरी के बेसिस पे इसको अर्गो विटामिन सॉरी लॉन्गेविटी विटामिन कहा जाना चाहिए, व्हिच स्पेसिफाइज दैट ह्यूमन बॉडी यूजेस सर्टेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो इट वर इन ए ट्राई-एज सिचुएशन, where the priority is given to functions of reproduction and survival. If an insufficient supply is available, then the functions that support long-term health can be compromised, leading to reduced life expectancy. तो कुल मिला के ये कहा गया कि जो ट्राई-एज थ्योरी है वो ये कहती है कि अर्गो थायोनिन है, तो अगर इसको हम कंजम्पशन करते हैं तो जो भी सिस्टम्स हैं जो सपोर्ट करेंगे लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स को, वो हमारे स्ट्रेंथन हो जाएंगे और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन सिस्टम्स को वीक, ये सिस्टम वीक हो जाएंगे और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो ये सब चीज़ एक्सप्लेन करी है इस पेपर में, और फिर मेंशन किया है कि हमारी डाइट में कहाँ कहाँ से इनके सोर्स हो सकते हैं अर्गोथायोनिन कंटेंट के। तो फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई जो है इसको इंपॉर्टेंट कहा गया, और फिर अलग अलग फंजाई को इसमें स्टडी किया गया है, जिसमें कि बटन मशरूम और जो ऑयस्टर मशरूम, जिसमें कि ज़्यादा कंटेंट को देखा गया है एज कंपेयर टू द ओट्स एंड किडनी बीन्स एंड चिकन लिवर्स। इन सब चीज़ों के कंपैरिजन में इसमें इसके लेवल्स ज़्यादा हैं अर्गोथायोनिन कंटेंट के। तो अर्गोथायोनिन मिलीग्राम पर केजी इसमें लिखा गया, और ओट्स, किडनी बीन, ओट ब्रान, चिकन, टेम्फे, व्हाइट बटन मशरूम और ग्रे ऑयस्टर मशरूम। तो ऑयस्टर मशरूम में सबसे ज़्यादा कंटेंट अर्गोथायोनिन का दिखा रहा है यहाँ पे, उसके बाद फिर व्हाइट बटन मशरूम में, और फिर दूसरे जो फूड हैं उसमें कम। तो इन कंटेंट्स को और डिटेल में जाके किसी दूसरे पेपर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक एस्पेक्ट जो इसके बारे में इस पेपर में और डिस्कस किया गया वो ये है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत सारे सालों में बढ़ी है, क्योंकि हमने ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहा अपने कल्टीवेशन से। इसकी वजह से जो अर्गो कंपोनेंट्स हैं जो इनकॉर्पोरेट हो सकते थे हमारे फूड में और अलग-अलग प्रकार की क्रॉप्स में, वो अब नहीं हो रहे हैं। तो फ्रांस और इटली में क्योंकि जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड प्रैक्टिसेस नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे अर्गो कंटेंट ज़्यादा है और उनकी डाइट में भी वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जबकि अमेरिकन कंट्रीज़ में ये जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं वो इंटेंसिव कल्टीवेशन वहाँ पे करी जा रही है, और इसकी वजह से ये वाला सिचुएशन आती है। तो जो लोग एग्रोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं, सॉइल साइंस के कैंडिडेट्स हैं, या फिर और दूसरे एग्रीकल्चर में रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो वो ये स्टडी डेफिनेटली कर सकते हैं कि कौन-सी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से अर्गोथायोनिन कंटेंट हमारी क्रॉप्स में इंक्रीज़ होता है। तो अगर हम कोई ऐसा सिस्टम्स बना पाएँ, ऐसे सिस्टम डेवलप कर पाएँ कि अर्गोथायोनिन कंटेंट इंक्रीज़ होता है दूसरी क्रॉप्स में भी, तो वो बहुत अच्छा एक एरिया होगा रिसर्च का और बहुत बेनिफिशियल रहेगा पूरी कंट्री के लिए। अर्गोथायनिन कंसंट्रेशंस इन सेलेक्टेड फूड को अगर हम कंपेयर करते हैं कुछ सेलेक्टेड फूड्स को और उसमें अर्गोथायनिन कंटेंट को देखते हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो फूड्स की आ रही है विच आर रिच इन अर्गोथायनिन, दैट इज द मशरूम्स, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम्स। और फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम्स में मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देख सकते हैं, तो आप प्लेरोटस जो है वो सबसे ज्यादा है 2082 मिलीग्राम पर केजी। उसके बाद जो बोलेटस है और प्लेरोटस की दूसरी स्पीसीज है उसमें ज्यादा आता है, और जो शिटाके मशरूम है उसमें भी ये रिच रहता है, और ऑयस्टर जो मशरूम है प्लूरोटस स्पीसीज, तो उसमें भी रिच है। कुल मिला के जो ऑयस्टर मशरूम है इसको एक रिच सोर्स माना गया है जो अर्गोथायोनिन का, और अगेरिस अगेरिकस बायोस्पोरस जो हमारा बटन मशरूम है उसमें थोड़ा कम कंटेंट होता है, लेकिन दूसरी क्रॉप्स के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होता है। अगर माइसीलियम की भी बात करते हैं तो प्लूरोटस का जो माइसीलियम है उसी में ही ये रिच है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉर्डिसेप्स एंड द
मिलिटरीज एंड अदर स्पीसीज ऑफ द कॉर्डिसेप्स। तो कॉर्डिसेप्स में माइसिलियम में भी ये रिच है, लेकिन एज कंपेयर टू ऑयस्टर मशरूम ये कॉर्डिसेप्स इसमें कमजोर है। तो इसलिए जो बेस्ट सोर्स माना जाएगा तो दैट विल बी द ऑयस्टर मशरूम, और उसके बाद फिर शिटाके मशरूम या जो हमारे एक लॉयंस मेन करके आ रहा है मशरूम, तो उसमें भी होता है, आगे जाके मैं दूसरे पेपर में बताऊंगा। लॉयंस मेन करके मशरूम है, उसको भी रिच सोर्स इसमें अर्गोथायोनिन का देखा गया है। अब आते हैं दूसरे टाइप के फूड्स में, जैसे मीट सॉसेज में, तो चिकन लिवर में, पोर्क किडनी में इसके लेवल्स तो हैं आर्गोथायनिन के, लेकिन मशरूम के कंपैरिजन में बहुत कम है। सिमिलरली कुछ टेबलेट्स हैं जहाँ पे इसके एक्सट्रैक्ट्स को लिया गया है, आर्गोथायनिन एक्सट्रैक्ट्स को, तो वहाँ पे इनके एनरिच्ड लेवल्स हैं, या फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, स्पिरुलिना स्पीसीज, उसके ग्रेन्यूल्स हैं, उसमें इसके कंटेंट को रिच है ये कंटेंट में, लेकिन एग इसका वीक सोर्स है, आर्गोथायनिन का वीक सोर्स है, एग एग में नहीं होता। सिमिलरली जो हमारे बीन्स हैं, द टर्टल बीन, द किडनी बीन, द ओट ब्रान, इनमें भी जो लेवल है आर्गोथायनिन प्रेजेंट तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू ऑयस्टर मशरूम एंड अदर मशरूम, सो दिस इज प्रेजेंट इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज। तो आप लोग इन 3 पेपर्स के बेसिस पे, ये सोर्स है इसका, आई एंड कोवर्कर्स 2007, बाओ एंड कोवर्कर्स 2010 एंड चैन एंड कोवर्कर्स 2012, तो इनके बेसिस पे ये कंपाइलेशन किया गया, और इसमें आप देख सकते हैं कि मशरूम फ्रूटिंग बॉडीज दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ द आर्गोथायोनिन। तो दोस्तों, अर्गोथायोनिन सप्लीमेंट गाइड, फैक्ट्स, बेनिफिट्स एंड यूसेजेस, ये कॉमर्शियल साइट है, रियल मशरूम्स करके है, तो वैसे मैं कोई किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक कॉमर्शियल सोर्स है अर्गोथायोनिन का। तो एल अर्गोथायोनिन के ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसको कैप्सूल्स की फॉर्म में ये सेल करते हैं और मार्केट करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है अपने इस पोर्टल पे। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें लिखा है कि व्हाट इज अर्गोथायोनिन एंड विच मशरूम कंटेन अर्गोथायोनिन, तो ये सारे के सारे इसमें अलग-अलग चीज़ें इन्होंने लिखी है। तो जो हमने अभी हिस्ट्री डिस्कस करी कि 1909 में इसकी डिस्कवरी हुई, और एक फ्रेंच फार्मासिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया अर्गोट से, ग्रो ग्रेन्स में जो अर्गोट होता है फंगस, उससे एक्सट्रैक्ट किया, और फिर इसके अलग-अलग टाइप के सोर्सेज को स्टडी किया गया। तो अब सवाल इसमें ये आता है कि कौन से मशरूम में अर्गोथायोनिन होता है, तो इन्होंने भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन कंपाइल कर रखी है, और उन्होंने लिखा है कि द हाईएस्ट अमाउंट कम्स फ्रॉम द प्यूरेटस फैमिली। प्यूरेटस फैमिली के जो मशरूम है उसमें से हाईएस्ट क्वांटिटी है, अभी हमने देखा है जो टेबल में हमने डाटा प्रेजेंट किया तो उसमें से आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिटाके में भी होता है, और जो किंग्स बुलेटे है उसमें भी होता है, और इसके अलावा दूसरे मशरूम्स हैं उनमें भी ये कंटेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस टेबुलर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं जो आर्गोथायोनिन कंटेंट इन मशरूम्स के बारे में है, तो ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि सबसे ज़्यादा जो आर्गोथायोनिन है वो ऑयस्टर मशरूम में ही है, जो प्लोरोटस स्पीसीज है, प्लोरोटस फैमिली में 1.85 मिलीग्राम पर ग्राम। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो लॉयंस मेन जो है, जो मैंने आपको बताया था, लॉयंस मेन करके एक मशरूम है, उसमें आ रहा है, और फिर उसके नेक्स्ट लेवल है वो शिटाके में है। तो कुल मिला के ये तीनों टाइप के मशरूम्स हैं जो दूसरे मशरूम स्पीसीज के कंपैरिजन में रिच हैं इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट ऑफ अर्गोथायोनिन। तो इनको अगर आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकें, बटन मशरूम या दूसरे मशरूम्स के अलावा, तो वो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। हमने ये बता तो दिया कि भाई इनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डाइट्स में, अपने फूड में, लेकिन इनकी सेफ्टी के बारे में आपके दिमाग में कंसर्न्स जाग रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मशरूम को देख के थोड़ा सेफ्टी की चिंता हो जाती है अलग अलग स्पीसीज को लेते हुए। तो ये यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी का एक जर्नल है, ईएफएसए जर्नल। तो ये 2017 में इसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें कि द स्टेटमेंट ऑन सेफ्टी ऑफ सिंथेटिक एल अर्गोथायोनिन एज ए नोवल फूड सप्लीमेंट्री डाइटरी एक्सपोजर एंड सेफ्टी असेसमेंट फॉर इन्फेंट्स, यंग प्रेग्नेंट एंड ब्रेकफास्ट फीडिंग वुमेन। तो इनके लिए अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए जो एल अर्गोथायोनिन का कंटेंट है उसके सेफ्टी लेवल क्या होंगे, इसके बारे में ये पेपर है, और 2017 में पब्लिश हुआ यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी जर्नल में। अब इसमें पेपर में बेसिकली क्या क्या बताया गया है कि एक यूरोपियन कमीशन ने एक ईएफएसए का पैनल बनाया, और डाइटरी प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन एंड एलर्जीज, ऐसा करके एक पैनल बनाया, और उसको कहा कि भाई आप प्रोवाइड करिए सप्लीमेंट्री डाइटरी एक्सपोजर एंड सेफ्टी असेसमेंट ऑफ सिंथेटिक अर्गोथायोनिन, कि अगर सिंथेटिक अर्गोथायोनिन कोई कंज्यूम करता है एज ए सप्लीमेंट्री फूड, तो डाइटरी एक्सपोजर कितना होना चाहिए और उसके सेफ्टी लेवल क्या होना चाहिए। यानी कि एल अर्गोथायोनिन को अगर हमको फूड में इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके सेफ लेवल क्या होंगे, बच्चों के लिए क्या होंगे, इन्फेंट के लिए क्या होंगे, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या होंगे, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए क्या होंगे, इसके बारे में उस पैनल को काम करने को कहा गया और एनालिसिस करने को कहा गया। तो इस पैनल ने ये देखा कि एक नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, NOAEL, नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल ऑफ 800 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे।
तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया कि भाई वैसे तो जो L-एर्गोथायोनिन है, उसका जो नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल है, वो 800 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अलग-अलग टाइप की कैटेगरीज़ में कुछ सेफ मार्जिन्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए। 284 ग्राम्स फॉर इन्फेंट्स, 236 फॉर यंग चिल्ड्रन, 610 फॉर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। तो इन लेवल्स को फिक्स करने के बाद लास्ट में कुछ रिकमेंडेशंस दी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी। तो 2016 में ये काम दिया गया इनको और उसके बाद फिर इन्होंने इस काम को कंप्लीट किया। इसके में इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा आप इसके डिटेल्स को पहले देख लें। अब डिटेल्स इसमें ये बोलती हैं कि टेबल 1 में इन्होंने लिखा है कि प्रपोज्ड यूजेस एंड मैक्सिमम यूज लेवल ऑफ द नोवेल फूड। नोवेल फूड क्या है? L-एर्गोथायोनिन। तो इन्होंने इस पेपर में ये कहा, मैं कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा डाटा जो भी आपको हो, वो किसी न किसी रिसर्च पेपर के बेसिस पे हो, ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ना जाए। तो उसको हम लोग साइंटिफिक एनालिसिस उसकी कर सकते हैं और फिर जो लोग रिसर्चेज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ऑथेंटिक सोर्स मिल जाता है। तो इसमें इन्होंने 4-5 प्रकार के फूड्स को देखा, अल्कोहल फ्री बेवरेजेस को देखा, मिल्क को देखा, फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स को देखा, सीरियल बार्स और चॉकलेट्स को देखा और उसमें मैक्सिमम यूसेज लेवल ऑफ दिस नोवेल फूड L-एर्गोथायोनिन को देखा कि कितने लेवल तक इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखे हैं वो लेवल 25 मिलीग्राम पर केजी, 25 मिलीग्राम पर केजी, 40 मिलीग्राम पर केजी फॉर डेयरी, 200 मिलीग्राम पर केजी फॉर सीरियल बार्स एंड 250 मिलीग्राम पर केजी इन द चॉकलेट्स। और फिर लेवल ऑफ कंजम्पशन बताया कि मैक्सिमम आप कितना कंजम्पशन कर सकते हो। बेवरेजेस 200 मिलीग्राम, मिल्क 200 मिलीग्राम, फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स 125 ग्राम्स, सीरियल बार्स 25 ग्राम्स और चॉकलेट 20 ग्राम्स। तो इसके हिसाब से ये जो मैक्सिमम यूसेज लेवल इन्होंने इसमें स्टडी किए और प्रपोज किए। इसके बाद इन्होंने देखा कि कौन-कौन से और डिफरेंट कैटेगरीज़ के फूड हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड प्रपोज्ड यूजेस एंड मैक्सिमम यूज़ लेवल ऑफ द नोवेल फूड एज़ द फूड इंग्रीडिएंट। फूड इंग्रीडिएंट की तरह अगर इसको यूज़ करना हो, तो अलग-अलग टाइप के कैटेगरीज़ के फूड में इसको हम लोग कहाँ तक यूज़ कर पाएँगे, वो उसके बारे में इन्होंने प्रपोज किया और मिलीग्राम पर केजी यूसेज लेवल इसमें भी इन्होंने डिसाइड किए। तो कोकोआ चॉकलेट प्रोडक्ट्स और सीरियल बार्स में 200 और 250 मिलीग्राम पर केजी है, लेकिन दूसरों में 40 मिलीग्राम पर केजी है। क्रीम में, क्रीम पाउडर में, फ्लेवर्ड फर्मेंटेड मिल्क में और जो ड्रिंक्स टाइप के प्रोडक्ट हैं उसमें 25 मिलीग्राम। तो इसको आप देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि अलग-अलग टाइप के फूड में कितने लेवल तक हमको इसको इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट टेबल जो है वो इसका ये बताता है कि द इनटेक एस्टिमेट्स ऑफ दिस नोवेल फूड। अब अगर कितना इनटेक ओवर एंड अबव जो रेगुलर डाइट ले रहे हैं, तो उसका कितना इनटेक इसमें होता है। तो इन्फेंट अप टू 1 ईयर्स इसमें लिखा है 0.42 टू 2.82 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। टॉडलर्स 1 से 3 साल वाले जो बच्चे हैं वो 1.73 टू 2.28। लेकिन एडल्ट्स जो हैं 18 टू 64 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट विमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग विमेन 0.19 टू 0.61 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। तो इसके हिसाब से ये इतना ये इनकॉर्पोरेट होता है फूड में। फिर फाइनली उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई कितना आपको फोर्टिफिकेशन करना है और कितना वो कंजम्पशन कर सकता है। तो कंबाइंड इनटेक जो रिकमेंड किया गया वो मैक्सिमम 2.82 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इन्फेंट्स के लिए किया गया और 3.39 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो टॉडलर्स हैं 1 से 3 साल वाले उनके लिए किया गया और एडल्ट्स इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए 1.31 मिलीग्राम। तो भाई ये रिकमेंडेशन है जो एक आम आदमी के मतलब की रिकमेंडेशन। अगर आप किसी भी फॉर्म में एल अर्गोथायोनिन का कंजप्शन कर रहे हैं, उसके कैप्सूल्स ले रहे हैं, पाउडर्स ले रहे हैं, कोई और प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो आपको ये एस्टिमेट करना होगा कि एक्चुअली में आप जो कंटेंट है एल अर्गोथायोनिन कितना ले रहे हैं। तो अपने बॉडी वेट के हिसाब से सो एडल्ट्स के लिए 1.31 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप लोग ये देख लें कि भाई आपको पर डे कितना कंजम्पशन करना है। तो ये रिसर्च हमको ये बताती है कि सेफ लेवल्स उसमें क्या हैं और जो उसमें नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल है वो 800 मिलीग्राम पर केजी है। लेकिन उस लेवल को और सेफ लाने के लिए 2.82, 3.39 और 1.31 मिलीग्राम पर केजी बॉडी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से इसको रिकमेंड किया जाता है कि इतने लेवल तक ही आप इसमें कंज्यूम करिए, इससे ज़्यादा ना कंज्यूम करें तो बढ़िया है। सो दिस इज द मार्जिन ऑफ एक्सपोजर। तो मार्जिन ऑफ एक्सपोजर रखा गया बेस्ड अपॉन द NOAEL लेवल 284, 236 और 610 ग्राम। तो हमको जितना यूज करना है वो मैंने अभी बताया 2.82, 3.39 और 1.31। ये 3 लेवल्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो इन 3 लेवल्स में हम लोग यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप विच वी आर टॉकिंग अबाउट एंड देन वी कैन इनकॉर्पोरेट इट इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। जो ऊपर लिस्ट थी कि किस फूड में कितना मिलीग्राम आपको इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हैं। तो इसका बकायदा ये डॉक्यूमेंटेड एक
रिकमेंडेशन है और जो यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी है उन्होंने इसको रिकमेंड किया है। लेटर फ्रॉम द यूरोपियन कमीशन टू द यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी विद द रिक्वेस्ट टू कैरी आउट द सप्लीमेंट्री डाइटरी एक्सपोजर एंड सेफ्टी असेसमेंट ऑफ अर्गोथायोनिन। तो ये इसका रेफरेंस है, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पेपर में लिखी है। जो भी लोग इसको स्टडी करना चाहते हैं या इसमें से और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस पेपर को डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे मैंने पूरा इसको ओपन करके दिखा दिया। तो दोस्तों हमने देखा कि सेफ डेली लिमिट्स जो थी वो 2.82 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारा इन्फेंट्स के लिए थी और 3.39 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट स्मॉल चिल्ड्रन 1 से 3 साल वाले बच्चों के लिए थी और बड़े लोगों के लिए एडल्ट्स के लिए 1.31 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट एडल्ट्स इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। तो ये रिकमेंडेशन आया यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के पेपर में से और उन्होंने जो रिकमेंडेशन और उन्होंने जो स्टडी की उसके हिसाब से सेफ डेली लिमिट्स उन्होंने प्रिस्क्राइब करी। अब सवाल आता है कि कमर्शियल प्रोडक्ट कौन-कौन से अवेलेबल हैं और कहाँ अवेलेबल हैं? तो एक बार ज़रा इसको जाके चेक करते हैं कि ये कहाँ पे अवेलेबल है और फिर हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो गूगल में टाइप करते हैं अर्गोथायोनिन, अगर अर्गोथायोनिन करते हैं और उसके बाद फिर शॉपिंग वाले टैब में क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएँगे कि कौन-कौन से कमर्शियल प्रोडक्ट्स इसके अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन में आपको दिखेगा, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, तो शायद आपको दिख जाएगा से अर्गोथायोनिन कैलिफोर्निया गोल्ड न्यूट्रिशन। मैं किसी की एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कमर्शियल प्रोडक्ट्स बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में कौन-कौन से अवेलेबल हैं और आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो अर्गोथायोनिन 5 मिलीग्राम, सो दिस इज़ फ्रॉम द कैलिफोर्निया गोल्ड न्यूट्रिशन। और वैसे ही मशरूम कॉम्प्लेक्स, अर्गोथायोनिन मशरूम कॉम्प्लेक्स करके है कैलिफोर्निया गोल्ड। तो ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स अर्गोथायोनिन के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। फिर एल अर्गोथायोनिन द एडवांस्ड एंटीऑक्सीडेंट डाइटरी सप्लीमेंट, ये भी 30 वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं, तो ये अलग प्रकार का पैक है, ये भी अवेलेबल है। और ये कोई दूसरी कंपनी है स्मार्ट सुपर स्मार्ट करके है। और फिर एक रियल मशरूम्स वाला जिनकी वेबसाइट पे हम लोग गए थे तो उनका भी अर्गो प्लस करके आता है, एल अर्गोथायोनिन, सो मशरूम एक्सट्रैक्ट पाउडर एंड डाइटरी सप्लीमेंट। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। और इसके अलावा भी आपको जब आप कमर्शियली प्रोडक्ट्स को ढूँढने जाएँगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे, जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन भाई सब चीज़ों में आप ये ध्यान रखिए कि इसमें जो जो अर्गोथायोनिन का लेवल है वो कितना है और फिर हमको कंज़म्पशन कितना करना है बेस्ड अपॉन द ईएफएसए ने जो सेफ लिमिट्स डिसाइड करी उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करिए। और मेरा ये भी कहना है कि यदि आप इस प्रकार के जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक मेडिकल एडवाइस ज़रूर ले लें यूज़ करने से पहले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज़ ए इंडिविजुअल अगर हम लोग इन प्रोडक्ट्स को कंज़्यूम कर रहे हैं, लेकिन इनके फ़ायदे भरपूर हैं, ये बात पक्की है। अगर आप मशरूम्स को डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो लॉयंस मेन मशरूम है या प्यूरोटस है, ऑयस्टर मशरूम है, तो इनको अगर यूज़ कर रहे हैं, शिटाके है, इनको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको डेफ़िनिटली अर्गोथायोनिन से बायद फ़ायदा मिल सकता है अपनी डाइट में। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगा। हर प्रकार के जो रिसर्चर्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, आर्गोथायोनिन को अपने रिसर्चेज़ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और जो एग्रीकल्चरल रिसर्च करने वाले हैं वो भी देख सकते हैं कि क्रॉप्स में किस प्रकार के इसका कंटेंट बढ़ाया जा सकता है। अगर हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को चेंज करते हैं तो रिसर्च पेपर का रेफरेंस मैंने दिया और भी लिटरेचर रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। जो लोग आम आदमी हैं जो कि मशरूम को कंज़्यूम करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मशरूम इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो डेफ़िनेटली लेकिन अलग-अलग टाइप के मशरूम्स आ रहे हैं, उसके अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, उसको भी आप ध्यान में रखते हुए ऑयस्टर मशरूम को भी इनकॉर्पोरेट करिए अपनी डाइट में। और लायंस मेन को भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, शिटाके को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अर्गोथायोनिन के कंटेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको केमिकल फॉर्मुलेशन लेना है पाउडर की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट्स की फॉर्म में, तो आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसल्टेशन ज़रूर कर लें। और जो ईएफएसए ने जो लिमिट्स डिसाइड करी थी मैक्सिमम पर डे पर ग्राम मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, तो उसको भी कंसीडर करते हुए ही आप उसको यूज़ करें। अदरवाइज़ कभी कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। वैसे तो उसके जो नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल है वो काफ़ी हाई कंसंट्रेशन है, इसलिए इसमें कोई ऐसी टेंशन होने वाली नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एज़ ए प्रिकॉशन आप उसको जब अवेयर होके करेंगे तो आप उससे ज़्यादा लाभ उठा पाएँगे। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं और किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर दोबारा बहुत जल्दी आऊँगा और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।